खोलना आँखों को ज़रूरी है उजालों के लिए, सिर्फ सूरज के उगने से अंधेरा नहीं जाता। खोलना आँखों को ज़रूरी है उजालों के लिए, सिर्फ सूरज के उगने से अंधेरा नहीं जाता। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए करना ज़रूरी है, सिर्फ एक बार सुनने से सब कुछ समझ नहीं आता। मेरे सुनने वालों, आप जुड़ चुके हो मेरे चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सिर्फ 10 दिन मैंने शुरू किया है और अब तक मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप सुनकर कुछ भी 1% भी सीखते हैं या आपकी नॉलेज बढ़ती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी करते रहिए उन लोगों के साथ जिनको इस तरह लाइक माइंडेड है, जिनको ये सुन के सीखने को मिलेगा और जो सीखना चाहेंगे। आज मैंने अपना टॉपिक डायबिटीज से हट कर एक चुना है और ये है बुखार का, लंबे बुखार का। क्योंकि मैं एज ए प्रैक्टिशनर सिर्फ डायबिटीज़ नहीं करता, मैं एक फिजिशियन हूँ, इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जिनको पुराना बुखार होता है, महीना 2 महीना 3 महीने हो गए, बुखार उतर नहीं रहा होता और उन सब के पास एक मोटी सी फाइल होती है जिसके अंदर उन्होंने सारे टेस्ट कराए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एक डॉक्टर की, एक फिजिशियन की, एक इंटर्निस्ट की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब सारे टेस्ट बीमारी को नहीं बता रहे होते। और जनरली ये वही पेशेंट होते हैं जो बहुत सवाल पूछते हैं, जो जेन्युइन पूछते हैं, लेकिन जिनका जवाब कई बार डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता। और एक फ़ीस लेकर आप किसी मरीज़ की ज़िंदगी की जिम्मेवारी ले लें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर ट्राई करते हैं ऐसे मरीज़ को आगे किसी और डॉक्टर के पास भेज दें ताकि वो सेफ रहे, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी ना आए। अब ऐसे पेशेंट को जिसको बुखार 99 100 ही चल रहा है और ऐसे बुखार के साथ उसको आप एडमिट का कहो तो वो एडमिट नहीं होना चाहते। वो कहते हैं क्या ज़रूरत है एडमिट होने की, और बिना एडमिशन के कई बार सारे टेस्ट संभव नहीं होते। तो ये सब समझने के लिए ज़रूरी होगा कि ऐसे बुखारों का कारण क्या होता है। मैं मोटे तौर पर वो बुखारों की बात कर रहा हूँ जो महीना 2 महीने से ऊपर चल जाते हैं। अब जो वायरल बुखार होते हैं वो जल्दी 5-6 दिन में ठीक हो जाते हैं। कोविड का बुखार भी 10 दिन में उतर जाता था। जॉन्डिस जो वायरल बुखार होता है वो आँखों में पीलिया देख के बता देता है। मैं उन बुखारों की बात कर रहा हूँ जो सारे टेस्टों में कुछ नहीं आया। अब इसके कारण बहुत हैं, लेकिन हम केवल 3-4 पर फोकस करेंगे। सबसे पहला कारण होते हैं इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन अगर आप इंडिया में हैं तो किस्मत वाले हैं, जनरली टीबी निकलता है। अगर आप गूगल सर्च करके पढ़ेंगे और टेंस होंगे क्योंकि वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के बारे में है, वहाँ कैंसर निकलता है। फिर दूसरा कारण होता है यूरिन इन्फेक्शन। क्रॉनिक यूरिन इन्फेक्शन में यूरिन में पस्सेल भी कई बार नहीं आते। कल्चर पॉजिटिव आ सकता है, यूट्रस की किडनी के जो ब्लैडर है उसकी लाइनिंग थोड़ी थिकन आ सकती है। फिर होते हैं पीआईडी। अगर लेडी है उसको चल रहा है तो उसके यूरोजेनिटल ट्रैक का अल्ट्रासाउंड करा के उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, हम वो देखते हैं। अगर इन्फेक्शन, ये मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर होते हैं जो इन्फ्लामेशन। अब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों में फ़र्क है। एक कॉमन मैन को लगता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन एक हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कोई ज़ोर से एक यहाँ पर लाठी मारे तो ये थोड़ी देर में सूज जाएगा, लाल हो जाएगा, तो इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। क्या हुआ कि ट्रॉमा से इन्फ्लेमेटरी सेल वहाँ आ गए, सूजन आ गई, दर्द आ गया, लाली आ गई, तो इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर ऐसा इन्फ्लेमेशन बॉडी में किसी कारण से हो रहा हो, जिसमें हम सारे ये नहीं कराते थे सीआरपी, जो कोविड में बहुत बढ़ जाता था, भाई सीआरपी रेज है, तो वो इन्फ्लेमेशन दिखाता है। तो इन्फ्लेमेशन होने के कई कारण होते हैं जो इन्फेक्शन से हटकर होते हैं, और इसी में ही फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाएंगी।
ऑटोइम्यून डिजीज एक कॉमन मैन को समझने के लिए ज़रूरी है कि नॉर्मली हमारी बॉडी लड़ती है बाहर के इन्फेक्शन से। जैसे कोई आके ऊपर आप पे खांस देगा तो उसके जर्म जब आप में आएंगे तो आप में पहले ही उस जर्म के अगेंस्ट इम्यूनिटी होगी जो आप में बचपन में आ चुकी है। अगर ये पहली बार जर्म आया है, पहली बार वायरस आया है, तो वो इन्फेक्शन आप में आएगा, फिर आपकी इम्यूनिटी बनेगी अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इसलिए जो वायरसेस नए नए आते हैं जिनके अगेंस्ट हमारे शरीर में इम्यूनिटी नहीं होती तो उनसे हमें डर लगता है। जैसे 10-15 साल पहले स्वाइन फ्लू आया था, तो स्वाइन फ्लू अगर आपको नहीं हुआ 1% को हो गया तो घर में सबको हो जाता था। फिर कोविड आया, कोविड भी दुनिया में पहले हुआ नहीं हुआ था, अब कोविड का सबके अंदर आ गया है इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कोविड की वेरियस म्यूटेशंस आ रही है जो हमें दिक्कत देती है। खैर, हम विषय से भटक ना जाएं, हम बात कर रहे थे लॉन्ग फीवर्स की, और उसमें मैंने कहा कि जो फीवर महीना 2 महीना चल चुके हैं वो वायरल फीवर नहीं है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन का कारण ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है। और फिर आगे इसके बारे में ये भी बताना ज़रूरी है, ऑटोइम्यून में HIV क्या है। HIV ऐसी डिजीज़ है, ऐसा वायरस है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कोलैप्स कर देता है। तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है और इन्फेक्शन से। तो अगर HIV के पेशेंट के ऊपर TB आ जाए, कोई और इन्फेक्शन आ जाए, तो उसकी बॉडी उससे लड़ नहीं सकती, वो बॉडी में चलता रहता है और इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ HIV इम्यून सिस्टम एनहेंस कर जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अपने ही जो सेल होते हैं उनके हिस्से एक एलर्जन की तरह एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। और जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो सूजन आती है, इन्फ्लामेशन होता है और बुखार हो जाते हैं। और फिर एक और ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं नियोप्लास्टिक लीजन्स, कैंसर्स। ये एक सबसे सीरियस ग्रुप होता है जिसका भगवान की दया से अभी क्रॉनिक फीवर्स में कम चांस है होने का, लेकिन देखने को मिलता है। कैंसर्स में क्या होता है, सेल जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, तो उससे गर्मी पैदा होती है और उससे बुखार हो जाता है। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास पुराने बुखार के साथ जाएंगे तो आपके लिए कंप्लीट स्क्रीनिंग ऑफ टेस्ट, जिसमें MRI पूरी बॉडी का, कहीं छिपा हुआ TB का फोकस तो नहीं है, कैंसर का फोकस तो नहीं है, एक सिंपल डेंटल चेकअप कि कई बार दांतों में कैरीज होती है तब भी ये हो सकते हैं, एक गायनी चेकअप कि यूट्रस और उसके आसपास कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। और अगर ये सब नेगेटिव आते हैं तो फिर हम बोन मैरो करते हैं। बोन मैरो के बारे में एक चीज़ बोल दूँ, ये कोई इतना मेजर टेस्ट नहीं है। जैसे आप बोन में से सिंपल स्टर्नम, यहाँ पर एक एक्सपर्ट आदमी, या हिप के अंदर जहाँ बोन या ब्लड बनने की फैक्ट्री है उसको हम बोन मैरो कहते हैं, जो है उससे हम टेस्ट कर लेते हैं कि ब्लड की कैंसर है या नहीं है। लोग जैसे ही बोन मैरो का नाम हमारे मरीज सुनते हैं वो डर जाते हैं जैसे कैंसर आ गया। ऐसा नहीं है, ये कैंसर पकड़ने के लिए नहीं, कैंसर को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। और इससे और भी बड़ी बातें पता लगती हैं कि अगर प्लेटलेट काउंट बोन मैरो में ठीक है और बाहर ब्लड में कम आ रहा है तो एक कंडीशन होती है ITP। तो वो बोन मैरो से हमारे को केवल ब्लड कैंसर का नहीं और बहुत बीमारियों का हमारे को पता लगता है। और जब भी आपके डॉक्टर आपको, अगर आपको पुराना फीवर है ये करने को कहें तो आप इससे परहेज मत करना और इमीडिएटली कराना, क्योंकि लंबा टाइम तक ऐसी बीमारियों को डायग्नोज ना करना खतरनाक हो सकता है। जैसे एक TB का मरीज है, उसके शरीर में कहीं छिपी हुई TB है और आप ये टेस्ट नहीं कराते तो ये इन्फेक्शन कई बार ब्रेन में चला जाता है और फिर TB मेनिंजाइटिस टाइप की बीमारी होकर फिर और प्रॉब्लम करता है। और फ्रैंकली मैं बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इंटर्निस्ट बनाया, फिजिशियन बनाया। क्योंकि अगर मैं प्योर डायबिटीज़ करता तो डायबिटीज़ में डायबिटीज़ का मरीज डायग्नोज है और आप उसका क्या करेंगे, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट देंगे, 4-5 दवाइयाँ देंगे। लेकिन अगर आप एक इंटर्निस्ट हैं और आपके पास एक बुखार का मरीज आता है तो आपको फीलिंग आती है जैसे कि आप डिटेक्टिव हो। और जैसे जब मैं मैंने अपने मैगजीन्स की बात की थी, राजा भैया, चंपक, नंदन वगैरह, तो उस समय हमारे पास नॉवल होते थे। जब मैं बहुत छोटा था तो
उर्दू के नावल हिंदी में ट्रांसलेटेड, जिसके राइटर होते थे इब्ने सफ़ी या एन सफ़ी। पहले मैं सोचता था ये दो अलग अलग लोग हैं, बाद में जाके मुझे पता चला कि एन को उर्दू में इब्ने करके लिखा जाता है। तो इब्ने सफ़ी के जो नावल थे वो किसी भी तरीके से अगाथा क्रिस्टी वगैरह से कम नहीं थे, उनको प्रोजेक्शन नहीं मिला। और वही फीलिंग हमें आती है डॉक्टर्स को जब एक पेशेंट आता है जो हमारे को अपने बुखार का बताता है और हम पर भरोसा करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल डॉक्टर को, इंटर्निस्ट को ये आ गई है कि अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, तो पेशेंट का क्या होता है, डॉक्टर साहब पक्का बताओ, डॉक्टर साहब देख लो, आप ही जिम्मेवार हो, आप श्योर हो इस बात के लिए। श्योर मेडिकल साइंस में हम कभी नहीं होते। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो हमारे एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर श्रीवास्तव, वो कहते थे एक बात याद रखो, देयर इज नथिंग विच इज़ नेवर इन मेडिसिन एंड देयर इज नथिंग विच इज़ एवर इन मेडिसिन। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने क्लिनिकल तजर्बे से भी इलाज देता है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वैसी चीज़ कम आ गई है। मान लो आपको एक पेशेंट को टीबी का शक है, आप क्या करोगे अगर सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं? मान लो दुनिया भर में जितने टेस्ट बने हुए हैं सब मरीज में नेगेटिव आते हैं और उसको बुखार चल रहा है, तो एक डॉक्टर क्या करेगा? ऐसे केस भी होते हैं। तो हम उसको एंटी टीबी ट्रीटमेंट का ट्रायल देते हैं। ट्रायल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उसको टीबी है, हम टीबी की दवा देते हैं। अब वो बुखार जो बाकी दवाइयों से नहीं उतर सका, वो बुखार जो पिछले 2.5-3 महीने से चल रहा है, अगर वो टीबी की दवाई से उतर जाता है 3 हफ्ते में, तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ हो जाता है कि उसको टीबी थी। फिर हम दवाई पूरी कंटिन्यू करते हैं। और एंटी टीबी ट्रायल का ट्रीटमेंट एक एक्सेप्टेड मेथड है ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट देने के लिए। जैसे आपके घर में कोई मेड्स हैं 4 और चोरी हो रही है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप एक मेड को निकाल देते हो, चोरी होनी बंद हो गई, तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ हो गया कि वही चोरी कर रही थी। यही तरीका है कि आप शक के बिना पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो और 3 हफ्ते से 4 हफ्ते तक उसका रिस्पांस देखते हो। अगर बुखार उतर जाता है तो टीबी है, नहीं तो हम और चीज़ें सोच सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें आपके डॉक्टर ही आपको सब कुछ बताएंगे। मेरे को लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जिनको बुखार होता है। उनके लिए मोटी मोटी बातें ये है कि अगर उनको एडमिशन के लिए कहा जाए, उनको इमीडिएटली एडमिट हो जाना चाहिए। अगर उनको बोन मैरो के लिए कहा जाए तो वो बोन मैरो करा लें और उनको अपनी टोटल स्क्रीनिंग ऑफ बॉडी MRI से और बाकी अल्ट्रासाउंड से ये सब करा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार छिपे हुए पॉकेट्स होते हैं पस के, टीबी के, जिनका हमें पता नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने स्टार्ट किया था सब्सक्रिप्शन से, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपका कोई रिलेशन है जिसको बुखार है तो आप मेरा ये चैनल उसको ये वाला वीडियो शेयर कर दो। और मेरा आइडिया जो टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है वो उसका एक ब्लैक बोर्ड पर कॉपी करके आप सबके से बात करने का नहीं है। मेरा आइडिया ये है कि 1977 में जो मैंने MBBS की थी, उसके बाद जो मेरे क्लिनिकल तजर्बे हैं मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।